नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बीजापुर के भोपालपट्टनम विकासखंड में संचालित बालक आश्रम नरोनापल्ली में साल 2023 में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत कार्य को लेकर 16,10,000 रुपए स्वीकृत किया गया था, जिसमें 14,16,000 रुपए व्यय कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। लेकिन जर्जर बालक आश्रम में कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया और 14 लाख रुपए व्यय कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजापुर के भोपालपट्टनम विकासखंड में संचालित बालक आश्रम नरोनापल्ली में साल 2023 में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत कार्य को लेकर 16,10,000 रुपए स्वीकृत किया गया था, जिसमें 14,16,000 रुपए व्यय कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। लेकिन जर्जर बालक आश्रम में कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया और 14 लाख रुपए व्यय कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। बालक आश्रम के भवन की स्थिति काफी जर्जर है। इस मामले पर बीजापुर कलेक्टर ने बताया कि भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कुछ कमियां पाई गई हैं। आगे की जांच में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल जतन योजना में बहुत सारे हम लोग को शिकायतें मिली हैं, तो पूरे स्कूल जतन योजना में जो भी कार्य हुए सबकी एक वृहद रूप से जांच चल रही है। प्रारंभिक रूप में जांच में कुछ कमियां पाई है, उन हेडमास्टर्स लोग को नोटिस भी दिया गया है और भोपालपट्टनम में स्पेशली वहाँ पे एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में भी कुछ स्कूल का जांच हो रहा है। तो जिस विधिवत तरीके से जांच हो रहा है, जांच का जब रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस के पे हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। उसी के लिए जांच हो रहा है। जांच में अगर कमी पाई जाएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर एक बात पहले अगर ऐसा जरूरत होगा तो हम लोग उसकी पूरी रिपेयरिंग करा लेंगे। पहले जांच हो जाए, अभी जांच प्रक्रिया दिन है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। जांच का रिपोर्ट जब आ जाएगा उसके हिसाब से। इस वक्त मैं बीजापुर जिला के भोपालपट्टनम के नरोनापल्ली बालक आश्रम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपको बताना चाहूंगा, पिछले जब कांग्रेस सरकार रही उस वक्त मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत जितने भी मरम्मत के लिए स्कूलों में मरम्मत के लिए जो राशि स्वीकृत हुआ था, उसमें से ये बालक आश्रम भी है। जिस बालक आश्रम में एक टूटी कोड़ा का कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद भी 14,16,000 निकाल के खाया गया, भ्रष्टाचार किया गया 14,16,000 का। लेकिन और उस लिस्ट में हम देखते हैं तो काम जारी है करके, लेकिन यहाँ तो 1 रुपया का काम हुआ है नहीं, तो जारी कहां से? जब तक शासन, जब तक आप आधा काम नहीं करोगे, 16 लाख का मतलब ये जो राशि कुल 16,10,000 का कुल राशि है, लेकिन इसमें 14 लाख निकाले बोले तो पूरे जो भी काम है वो कंप्लीट, लास्ट में थोड़ा मोड़ा बचा होगा तो उसी का राशि बचा होगा, ऐसा हमको जानकारी है और इसका अनुभवी भी है। तो लेकिन इस आश्रम में आप देखेंगे ये जो पूरी तरह जर्जर दिखाई दे रहा है, ये जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है इस हालात में है। ये जो जब भी मैं अधीक्षक सर से मैं डिस्कस कर रहा था तो सर बता रहे थे, तो जब बच्चे इधर उधर सुबह आते हैं, अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, जब बच्चों का हरकत आप जानते हैं कि इधर उधर घूमते रहते, उस वक्त जो छोटा छोटा जो गिट्टी छोड़ रहा है वो बच्चों के ऊपर आके गिर रहा है, इस प्रकार अधीक्षक सर का कहना है। लेकिन ये 14 लाख रुपया काम पे निवेश किया गया है, कैसे क्या बनाया गया है, ये बड़ा सवाल है। जब हम लोग यहाँ पहुंचे, आपको बताना चाहूंगा, इसी पास हम खड़े थे, उस वक्त यहाँ से गिट्टी गिरना चालू हुआ, अपने से गिर रहा था। आप देख पा रहे, ये बेडशीट है। अगर बच्चे रात के सोए रहते, उस वक्त ये गिट्टी और ये पत्थर उन बच्चों के ऊपर गिरता तो क्या होता? ये बच्चों को किस प्रकार रखते हैं अधिकारियों का व्यवस्था आप देखिए। भ्रष्टाचार पर चढ़ाने के लिए पैसा तुरंत निकाला जाता है, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक करने में टाइम क्यों लग रहा है? ये आदिवासी बच्चे हैं, इनका सहयोग करने वाला कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप
अपने तरीके से चलाइए, और बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार अधीक्षक पर टोक कर और अधीक्षक को नौकरी से सस्पेंड करेंगे या अधीक्षक पद से बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार का कई मामले हमें देखने को मिला। हमारे साथ अधीक्षक सर भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी वार्तालाप करते कितना प्रतिशत यहाँ पे काम हुआ या नहीं हुआ। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। सर जी, मेरा नाम है लाला मांझी। जी जी सर, यहाँ पे आपके बालक आश्रम में इस वक्त मरम्मत का काम जारी है, लगभग खत्म हुआ, लगभग काम समाप्त हुआ, ऐसा हमें जानकारी या लिस्ट हमें मिला है। उसके अनुसार क्या यहाँ पे ऐसा काम होगा कुछ? अब तक तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ना ही कोई मेरे को बताए है मुझको, ना कोई ठेकेदार भी तो नहीं आया, अब कोई तो काम नहीं हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे 14,16,000 रुपए से निकाला गया है, क्योंकि आधा काम पूरा लगभग कंप्लीट बता रहे हैं। हाँ, ये मेरे को मालूम नहीं। लेकिन अधीक्षक सर का कहना है कि ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ तो 1 रुपया फुटी कूड़ा का कोई काम नहीं हुआ है। सर, आप ये जो देख पा रहे हैं जरा स्थिति, उस वक्त बच्चे, आप तो जानते छोटे बच्चे, उनका शरारत अलग रहता है। उस वक्त बच्चे के ऊपर गिट्टी नहीं गिरता क्या? अभी आप हम लोग वहाँ खड़े थे, उस वक्त गिट्टी अपने ऊपर आके गिर रहा था। अब वो कब गिरेगा क्या किसी को नहीं मालूम ना। अब हो गया, आप लोग आए, गिरा है। अधीक्षक सर का साफ कहना है कि यहाँ पे 0% का कोई काम नहीं किया गया है, उसके बाद भी इतने पैसा का घोटाला या भ्रष्टाचार काम पे चढ़ा, किस अधिकारी पर चढ़ा, ये बल्कि आगे देखने की बात है। देखना होगा अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे, देखना होगा बाद। मैं सन्नू हेमला, आप और खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, नरोनापल्ली, भोपालपट्टनम, बीजापुर। अब देखना ये होगा कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर में चिंतन और व्याख्या करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर मनोज पांडे, डॉक्टर सतीश जायसवाल, डॉक्टर राजीव अवस्थी जुड़े, जिन्होंने साहित्य को लेकर अपने विचार हर खबर के साथ साझा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आलोचना जब अपनी पटरी छोड़ देती है और रचना अपनी पटरी छोड़ देती है तो बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होना शुरू होती हैं और हम एक दूसरे को अपने विरुद्ध मानने लग जाते हैं। आलोचना के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, लेकिन वह विचार जो पहले समालोचना के रूप में देखा जाता था, वह विचार इधर बहुत सारे खाने और खेमे जो साहित्य में बनते गए, उससे एक तरह से कहें कि भटकाव भी होता गया और एक वैचारिक रूढ़ता या कहें कि वैचारिक कट्टरता अपने विचार को लेकर के, और उससे सबसे बड़ा खतरा यह हुआ कि जो वैचारिक सौहार्द होना चाहिए वो सौहार्द समाप्त होता गया। उसकी वजह से, और यह केवल साहित्य में हुआ या केवल आलोचना में हुआ ऐसा नहीं है, यह हमारे समाज में भी देखने में आता है। समाज में भी जो एक समन्वय और सामंजस्य वाली चीज थी वह समाप्त हुई और उसके बदले में जो चीजें घर करती गई या अपना स्थान बनाती गई, हमारा पारस्परिक सौहार्द समाप्त करती गई, वह साहित्य की तमाम विधाओं में रिफ्लेक्ट होता है और स्वयं आलोचना में भी रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। एक विचार है था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। ये विचार क्यों पल्लवित हुआ? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब हम जितना ज्यादा वैचारिक रूप से मुझे ये कहना चाहिए कि किसी के प्रति प्रतिबद्ध होते जाते हैं, जितनी ज्यादा हमारा कमिटमेंट जितना तगड़ा होता जाता है, और उस कमिटमेंट में मैं कहूँगा कि सामाजिक कमिटमेंट हो तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन विचार के नाम पर जब वैचारिक चौहद्दी बना करके हमारी प्रतिबद्धता निर्धारित होने लगती है तो इस तरह के खतरे अपने आप खड़े होने लगते हैं। और उसी का नतीजा है जो बात आप कह रहे हैं कि या तो आप मेरे साथ हैं या तो आप मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि फिर सुविधा की राजनीति होने लगती है। हर कोई इस उस खेमे
की तरफ नजर उठाता है और जहां उसे सुविधा लगती है या जो खेमा उसे अपने ज्यादा अनुकूल लगता है उस खेमे की तरफ मुड़ता है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि साहित्य में ये बहुत बहुत ही अधिक है, ये कहना चाहिए। यह बदलाव मुझे लगता है कि इसलिए आया कि जिस दौर की बात आप कर रहे हैं कि 70 के बाद का जो दौर साहित्य लेखन का दिखाई दे रहा है, या कि 70 के बाद का जो दौर जो हमारे समाज का चरित्र जो बनता चला गया। अभी थोड़ी देर पहले जायसवाल सर से चर्चा हो रही थी कि साहित्य वस्तुतः समाज और समाज की संस्कृति का ही प्रतिफलन है। तो जिस प्रकार से हमारा समाज बनता गया, समाज में ही वह गिरावट आई, समाज में आई मतलब सामाजिक संस्कृति भी उसी रूप से हमारी विकृत होती गई। उसी का नतीजा है कि साहित्य में भी 70 के बाद का पूरा दौर हम देखें कि वह लगाव साहित्य के प्रति, और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ साहित्य के प्रति नहीं, अपनी संस्कृति के प्रति भी वह लगाव निरंतर क्षरित होता गया है। आज दिखावे की संस्कृति जरूर एक तरह से प्रचार प्रसार का हिस्सा बन गई, हमारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन गए हैं सांस्कृतिक रुझान प्रकट करने के, और अपने आप को सांस्कृतिक रूप से बहुत संभ्रांत और सबसे ज्यादा कुलीन साबित करने के। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यह है कि वह उतने ही ज्यादा सांस्कृतिक रूप से विपन्न लोग भी। तो यह चीजें हमारे साहित्य में, मैंने जैसा कहा कि घर करती गई है, उसका नतीजा यह है कि साहित्य भी चूंकि दोहरी जिंदगी हमारे समाज की है, तो दोहरा चरित्र हमारे साहित्य का भी बनेगा। तो साहित्य में भी वह दोहराव, वह दूरी आई है। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य समाज से कटता जा रहा है, या जो नया साहित्य जिस दौर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस दौर के बाद जो साहित्य आता जा रहा है, वह साहित्य उतना ज्यादा अपीलिंग समाज के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि समाज का प्रोडक्ट ही नहीं है वह व्यक्ति का प्रोडक्ट बनता जा रहा है। और जो चीज व्यक्ति की प्रोडक्ट होगी, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता जब तक सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो होगी, इसमें संशय है कोई भी दौर। देखिए, ये हर समय मौजूद रहा है कि किसी वक्त के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। जैसा कि अभी पहले ने कहा कि आपने कहा कि जो बाजारवाद है, बाजारवाद की ओर झुकाव हमारे साहित्य का हो या हमारी शिक्षा का हो या हमारी रचनाओं का लगातार होता गया। अब जरूरत है कि जो आज का बाजारवाद है उस ओर जब हम जा रहे हैं, उससे हम अपने साहित्य को थोड़ा सा बचा के रखें, जिसमें कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, या जो एक रचनाकार एक उद्देश्य से अपनी रचना के माध्यम से समाज को देना चाहता है, जो मैसेज देना चाहता है, उसको बचा के रखें। इसके लिए एक निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए, और रचनाकार को लगातार प्रयास इसमें करते रहना चाहिए कि जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा झुकाव उसका बाजारवाद और वर्तमान समय की ओर हो। विश्व में के परिदृश्य में हम देखें तो जो उन्होंने गीता का एक उद्देश्य को उठाया कि अर्जुन लक्ष्य की ओर देखो, हम लोग भी शुरू से भी ये कहा जाता रहा है हमारे समाज में भी कि हम जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चे को भी हम शिक्षा देते हैं कि बच्चा शिक्षा की ओर अपना ध्यान लगाए। जो खेल कूद की ओर बच्चे जा रहे हैं, उनको ये रहता है कि लक्ष्य उनका मेन खेल कूद है, खेल कूद की ओर जाएं। और एक जो रचनाकार या साहित्यकार है, मैं जहां तक ये समझता हूं कि उसका भी लक्ष्य एक रहता है कि एक अच्छा साहित्य, एक अच्छी रचना सामने आए, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे कुछ देखने में मिलता है कभी कभी साहित्यों में कि मैंने कुछ समय पहले एक साहित्य देखा कि लोगों की रचनाएं देखी कि कुछ ऐसे छोटे मुद्दे उठा दिए, मुझे शायद छोटा लगता, हो सकता है कि नजर बड़ा हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे को समझ में आया, ऐसे मुद्दे उन्होंने उठा दिया कि जो एक हल्का फुल्का मुद्दा रहा हो, जो मार धाड़, हिंसा, बलात्कार की ओर ले जाता रहा हो। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि जो हमारा रचनाकार है वो समाज का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हो कि ऐसी घटनाएं भी समाज में हो रही वो ना हो। हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा गया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिपाए। तो मैं मानता हूं कि जो एक आलोचक होता है वो हमें सही दिशा हमेशा दिखाता है
मैं कहता हूँ आलोचना एक स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। स्वस्थ आलोचना का मतलब है कि अगर हमारे चाहे साहित्य है, हमारी शिक्षा, हमारे व्यवहार में अगर कुछ कमी है, उस कमी की ओर इंगित करना चाहिए। मेरी प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के मेरी आलोचना नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर स्वस्थ आलोचना की जाती है तो एक सही राह आदमी को दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको कभी गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेरी आलोचना कर रहा है तो मतलब वो मेरा विरोधी है। इस भावना से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो आलोचक भी मुझे अपना सबसे प्रिय मित्र लगने लगेगा। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके के एमजी रोड बुधवारी बाजार के पास से 2 युवकों के अपहरण की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो वहीं परिजनों की शिकायत के बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस की ओर से दोनों युवकों को मध्य प्रदेश के सागर से बरामद किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मामले में सागर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाया गया है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और बताया कि अपहरण और फिरौती की वजह ग्राम दमाली की 3 लड़कियां हैं, जिनसे गिरफ्तार 3 आरोपी शादी करना चाहते थे। वहीं तीनों लड़कियों को बतौर 1,44,000 रुपए दिए थे, लेकिन आरोपियों के साथ शादी के लिए सागर जाते वक्त तीनों लड़कियां अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से फरार हो गईं, जिसके बाद तीनों आरोपी आक्रोशित हो गए और दोनों युवक दिनेश मरावी और कबील अंसारी को अपहरण कर सागर ले गए। बंधक बनाकर युवक के परिजनों से डरा धमकाकर फोन पे के जरिए वसूल लिए। बता दें कि अपहरण किए युवक शादी के लिए दिए रुपए की वसूली करना चाहते थे। फिलहाल परिजनों की शिकायत के बाद सरगुजा पुलिस ने दोनों अपहरण किया युवक को सही सलामत अंबिकापुर ले आई है। वहीं मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। इंदर मरावी जो कि बड़ी दमली थाना दरिमा में रहते हैं, उनके द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनका लड़का दिनेश मरावी जो है, जो अपने दोस्त काबिल अंसारी के साथ में अंबिकापुर जा रहा हूं कहकर निकला था, वो जो है घर वापस नहीं आया है। तब संबंध में थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 56/25 धारा 140 एक BNS का अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया गया था। और विवेचना दौरान ये बात सामने आई थी कि जो दिनेश मरावी है उसने अपनी पत्नी को कॉल करके बताया था कि कुछ आरोपी जो है उसके और उसके दोस्त काबिल अंसारी को ट्रेन में जबरदस्ती बैठा करके अपहरण करके लेकर के जा रहे हैं। और उक्त संबंध में जो है जो प्रार्थी है इंदर मरावी, उसने आरोपीगण की डिमांड पर करीबन जो है फोन पे के माध्यम से कुछ 25,000 रुपये भी जो है उसको शेयर किया है। तत्संबंध में आरोपियों का जो है वो लोकेशन सागर मध्य प्रदेश का होना पाया गया। तत्काल जो है वो एक टीम सागर मध्य प्रदेश रवाना हुई, जिसमें कि पुलिस ने 6 आरोपीगण को, जिसमें कि पहला जो है शाहिद खान, ये दमोह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। सोनू राय, ये सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। राहुल जैन, ये सागर मध्य प्रदेश का। मुकेश दुबे, सागर मध्य प्रदेश। रशीद खान, दमोह मध्य प्रदेश। राम नरेश तिवारी, दमोह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इस प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है। आरोपीगणों के द्वारा पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि इसमें से जो काबिल अंसारी है, जो कि दिनेश मरावी का दोस्त था, उसका जो रिश्तेदार है वो जो सागर मध्य प्रदेश में रहता था, और आरोपीगणों का जो जान पहचान था वो काबिल अंसारी से पूर्व से था। काबिल अंसारी और दिनेश मरावी जो है वो आरोपीगण को शादी करने की बात को लेकर के ये आए थे कुछ दिवस पूर्व बड़े दमाली थाना दरिमा, और वहां पर जो है इनको कुछ शादी के लिए लड़कियां भी दिखाए थे। शादी के लिए वधू दिखाने की बात को लेकर के दोनों में रजामंदी हुई थी, दोनों पक्षों में। और करीबन आरोपी गणों के द्वारा जो है प्रार्थी पक्ष को करीबन 1,25,000 रुपया के आसपास जो है वो नगद रकम और कुछ फोन पे के माध्यम से दिया गया था। फिर उसके बाद जब रजामंदी होने और सहमति होने के बाद में ये दिनांक 19/1/25 को जो है लड़की और उसके जो परिजन थे और साथ ही जो काबिल अंसारी और दिनेश मरावी थे, ट्रेन से ले जाने के लिए निकले। जब रेलवे स्टेशन में पहुंचे थे, तब रेलवे स्टेशन में लड़कियां अपने जो और भी साथीगण आए थे उनके साथ में निकल करके वहां से चली गई थी। और
तत्संबंध में जब आरोपीगण के द्वारा ये पता किया गया कि लड़कियां नहीं हैं, तो दिनेश मरावी और काबिल अंसारी को उन्होंने जो पैसा दिया था उसके वापस मांगने की बात को लेकर के मारपीट करते हुए ट्रेन में जबरदस्ती बैठा करके उनका अपहरण करके लेकर के गए थे। पुलिस ने इन 6 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया है, जिसे कि गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सरगुजा में स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आम लोगों से बात की गई, जहां आम जनता और महिलाओं ने आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के नाम पर यहां का स्तर बहुत ही खराब है। टॉयलेट है लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता, साथ ही पानी भी यहां पर उपलब्ध नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सुविधा देने के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रही है और उसी में स्वच्छता अभियान भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अंबिकापुर में गांव से लेकर शहर की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं और उन्हें शौचालय का उपयोग गंदा होने पर भी करना पड़ता है। देवी, श्यामा देवी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड लोहरदगा जी। यहाँ मेरा मायके है, मेरा भतीजा का घर है यहाँ। यहाँ पर आप आए तो यहाँ कैसी सुविधा क्या क्या मिला आपको देखने में? नहीं सर, मैं बस से उतरी और सब चीज हमको अच्छा लगा। एक बताया मेरे को कि जाइए प्रतीक्षालय में बैठिए, मैं आके बैठी। फिर जो सामने सर बैठे हैं उनको बोली सर मेरा बैग देखिएगा, मैं टॉयलेट से आ रही हूँ। मैं आके फिर बैठी हूँ और सारा चीज दिख रहा है, खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। स्वास्थ्य सुविधा के अनुसार कैसा है टॉयलेट आपके यूज किए होंगे? नहीं, सार्वजनिक चीज ऐसे ही रहता है सर, अपना घर और इसमें बहुत फर्क है। लेकिन सार्वजनिक चीज, शादी विवाह हम लोग करते हैं घर में, मेहमान 8-10 आते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन थोड़ा सफाई का ध्यान देना चाहिए, इन्फेक्शन का चीज है ना, सब ध्यान देना चाहिए। ऐसे सब चीज अच्छा है। रूपा वैष्णव, चुनगड़ी, भटगांव। आप यहाँ पर बस स्टैंड में बैठे हुए हैं तो कैसा अनुभव किए और क्या क्या आपको सुविधा मिली, क्या सुधार लायक है? यहाँ तो बैठने के लिए ठीक है, साफ सफाई भी है, लेकिन पानी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पानी के पास गंदगी है, गंदगी नहीं होना चाहिए और शौचालय भी साफ नहीं है, उसका भी ध्यान देना चाहिए, वो भी साफ नहीं है। बहुत सारी गंदगी है वहाँ, बहुत सारे बच्चे लोग को बीमारी भी हो सकता है। सांस में जो हवा के साथ जाता है कीटाणु, वो सब घुस जाएगा। सब नाक बंद करके अंदर घुसते हैं, उसके लिए साफ सफाई करवाना चाहिए। भरपूर पानी की मात्रा नहीं थी और साफ भी नहीं था। यहाँ पर क्या है, एक जगह आकर बैठे हैं, बाथरूम वाथरूम पूरा गंदा है, कहीं जाने का मन नहीं, चारों तरफ तो गंदगी है। नाम क्या है आपका? टीना उपाध्याय। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस। मेघचंद वैष्णव। कहाँ के रहने वाले? चुनगड़ी। यहाँ आप अनुभव बताइए, जो अंबिका बस स्टैंड में है, कैसा अनुभव है? तो अनुभव तो ठीक है, थोड़ा साफ सफाई भी पहले से ठीक है। आप गए होंगे तो आधा एक घंटा बैठे हुए हैं? हाँ, आधा घंटा लगभग हो गया। बाथरूम का उपयोग किए होंगे तो पानी का उपयोग किए होंगे? हाँ वाला होगा। हाँ, पानी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बाथरूम का साफ सफाई नहीं है। मतलब साफ सफाई नहीं है, रहने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई नहीं हो पाया है बढ़िया से। क्या लगता है आपको, कैसा ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, पानी के लिए ध्यान देना चाहिए। शौचालय को भी तो, टॉयलेट में तो पानी मिलता है लेकिन बहुत कम वो चीज होता है, मतलब कम आता है पानी, तो सबके लिए ध्यान देना चाहिए यहाँ के विभाग वाले। युवराज उपाध्याय, बिलोंग करते हैं? यूपी से। यूपी से आप यहाँ अंबिकापुर आए हुए हैं? नहीं, यूपी के लिए जा रहा हूँ अंबिकापुर से। हाँ। तो यहाँ कितने समय से हैं आप लगभग? यहाँ पे तो अभी मैं छत्तीसगढ़ में, हम लोग को 5 साल होने वाला है अभी। यहाँ की साफ सुविधाओं को जायजा लिया, आपको क्या लगा? उपयोग किए होंगे शौचालय के, आने कई जगह में देखने में कैसा लगा? यहाँ पे बहुत गंदगी है, मतलब कहीं पे भी टॉयलेट जाने लायक नहीं है और यहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है एकदम। बस स्टैंड में हर जगह कचरा फैला हुआ है, तो यहाँ पे साफ सफाई करवानी चाहिए।
ये मिल जाएगा, ऐसी गंदगी रहेगी इधर। पासवान होगा जी, चंदेश्वर पासवान। कहाँ रहते हैं सर? मैं रहता हूँ कोरबा। यहाँ पर आप रहते हैं तो बैठे हुए हैं बस स्टैंड में जी, कैसा लगा यहाँ का अनुभव, क्या किया और क्या सुधार की जरूरत है, स्वच्छता या फिर अन्य जगह? टॉयलेट बहुत गंदा है, गंदगी है, साफ सुथरा चाहिए। क्या लगता है सुधार करना चाहिए? सुधार करवाइए इसको। चारों तरफ गंदगी फैल गया है, सब पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, क्या करे, बैठ के यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना पानी के। टॉयलेट जाते हैं, पैसा लगता है 20 रुपया, अब क्या बताए भाई जी। जी तब जिससे पैसा मिले जी, कचरा पूरा है, उसमें डॉक्टर लोग है, पूरा दाम है, उसमें डॉक्टर लोग नहीं है। क्या लगता है आपको कि इसमें खराब जानबूझ के रखा जाता है, गंदिया रखा जाता है, या काम नहीं किया जाता है, या कर्मचारी काम नहीं करते? वो हम लोग कैसे बता सकते हैं? गंदा है तो क्या कारण है? साफ सुथरा नहीं हो रहा। हाँ साफ सुथरा नहीं है, देख रहे गंदा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।